हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली एस पे। आज है 15 मार्च और हम शुरू करेंगे न्यूज़ डिस्कशन और साथ में करेंगे साइंस एंड टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं टाइम्स हिंदू और पीआईबी में क्या क्या न्यूज़ है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, मधुकर गुप्ता कमेटी रिपोर्ट आई है। मधुकर गुप्ता कमेटी रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर। तो मधुकर गुप्ता कमेटी रिपोर्ट किस चीज़ के लिए थी? ये थी कि जो फेंसिंग है और बॉर्डर की जो प्रोटेक्शन है उसको किस प्रकार से और सुदृढ़ किया जा सकता है उसके बारे में। तो ये आपका पॉइंट है, स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर प्रोटेक्शन एंड एड्रेसिंग वल्नरेबिलिटीज इन फेंसिंग अराउंड द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। तो इसकी रिकमेंडेशन आई है थ्रेड और बॉर्डर प्रोटेक्शन को लेके, जिसमें असेसमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं उसको लेके। तो ये इसकी बेसिक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको याद रखना चाहिए कि किस चीज़ को लेकर है मधुकर गुप्ता कमेटी। अगर आपको कभी मेंस में आंसर लिखना है तो आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके लिए पॉइंट्स कुछ दिनों बाद आ जाएंगे, आप उसको इंक्लूड कर पाएंगे तब। पर याद रखिए मधुकर गुप्ता कमेटी किससे रिलेटेड है? ये है बॉर्डर फेंसिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 100th बर्थ 100वीं सालगिरह पर। और 100वीं सालगिरह 2016 में थी, पिछले साल। तो इस पर शुरू किया गया था ये राष्ट्रीय किसान विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार। जैसे नाम से क्लियर है कि ये विज्ञान का उपयोग करके अगर आप कृषि में विकास करेंगे तो उसके लिए दिया जाता है। 50 लाख तक का अवार्ड है ये टोटल सम, और जिसमें एक अवार्ड 25 लाख का नेशनल लेवल का और 2.25 लाख के रीजनल लेवल पे दिए जाते हैं हर एक साल। और इसका डिसीजन सिलेक्शन कमेटी लेती है। नॉमिनेशन जो मिलते हैं उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र से पूरे भारत में। तो ये महत्वपूर्ण है, ये दिखाता है कि कृषि में किस प्रकार विकास हो रहा है। फ्लोरोसेंट फ्रॉग मतलब एक ऐसा मेंढक जो कि चमकता है रात को, जिसे आप फ्लोरोसेंट कहते हैं, वो उस तरह का मिला है अर्जेंटीना में। और साइंटिस्टों ने कहा कि दुनिया का पहला फ्लोरोसेंट फ्रॉग है जो जिसके अंदर एक ग्रीन, येलो और रेड कलर के म्यूटेड प्लेट हैं, जो कि नॉर्मल लाइट में तो म्यूट रहते हैं, मतलब नहीं चमकते। पर जैसी लाइट जाती है, डार्क होता है वहाँ, तो वो एक ब्राइट ब्लू एंड ग्रीन ग्लो उसके अंदर आता है, यानी एक नीला और हरा रंग का ग्लो आता है। और इसकी देखिए, जो भी आपका फ्लोरोसेंस होता है बेसिकली होता क्या है, आपकी एबिलिटी कि आप शॉर्ट वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे और लॉन्गर वेवलेंथ पे उसको एमिट कर पाएंगे। शॉर्टर में लेंगे और लॉन्गर में उसको एमिट करेंगे। ये आपकी एबिलिटी आपको फ्लोरोसेंट बनाती है कि उसके बाद आप उस चीज़ को अंधेरे में चमक पाती है वो चीज़। तो अभी तक एम्फीबियंस में नहीं देखा गया था। तो ये इससे पहले पोल्का डॉट ट्री फ्रॉग में पाया गया। बेसिक नाम है पोल्का डॉट नाम के अक्सर कुत्ते देखे हमने, तो पोल्का डॉट ट्री फ्रॉग्स इट्स इंपॉर्टेंट। और इसके मॉलिक्यूल बिल्कुल अलग से थे जो अभी तक नहीं देखे गए। ओशन कैरेक्टर्स क्रिएचर्स अक्सर उनमें देखे जाते हैं, जैसे मछलियों में, कोरल्स में, या फिर शार्क्स या फिर सी टर्टल्स होते हैं जो अक्सर फ्लोरोसेंट दिखते हैं। आप कोई भी डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी का चैनल अक्सर खोलेंगे तो आपको कोई ना कोई फ्लोरोसेंट जानवर दिख ही जाएगा। पर मेरीन जो मैमल्स हैं उनमें कम देखा जाता है, तो और एम्फीबियन विशेष तौर पर, तो ये पहला एम्फीबियन है। और अभी तक पता नहीं है क्यों ऐसा माना जाता है, पर देखिए इसका मेन कारण जो कहा गया है कि 3 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यूनिक मॉलिक्यूल्स। पहला है हाइलियन L1, हाइलियन L2 एंड हाइलियन Lg1, 3, जो कि लिम्फ टिश्यूज के और ग्लैंडुलर सेक्रेशंस में होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन फ्लोरोसेंस के लिए। और एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है, चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि यूनिक है, जो कि एनिमल्स के फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करता है। इसी में पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर ये पाया जाता है, ये रिंग स्ट्रक्चर और ये चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो मॉलिक्यूल्स का रिंग स्ट्रक्चर और उनका हाइड्रोकार्बन चेन जो कि आपको उस जानवर को फ्लोरोसेंट बनाते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, अगर कोई एनिमल है जो फ्लोरोसेंट है, उसके अंदर 2 बेसिक यूनिक चीज़ें होती हैं जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके अंदर एक रिंग स्ट्रक्चर होता है और एक चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। और 3 यूनिक मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं वो तो हाइलियन 1, हाइलियन L2, हाइलियन G1। ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। पॉइंट इज दिस कि उसका क्या नाम है, कौन सा जानवर है जो फ्लोरोसेंट है, उसका नाम है फ्रॉग, वो है साउथ अमेरिकन पोल्का डॉट ट्री फ्रॉग। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। डिजिटल लिटरेसी का सर्वे आया है और बहुत बुरा हाल है इंडिया का, अभी तक इसमें लो ही है। 8.8 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन के ही पास अभी तक कंप्यूटिंग एबिलिटी आई है। कंप्यूटिंग एबिलिटी मतलब आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप या नोटबुक को कैसे ऑपरेट कर पाते हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत पीछे, 30% के आसपास अर्बन एरिया में। तो खास बात देखिए, यहाँ पे इन्होंने इसमें एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन को नहीं ऐड किया। इट मीन्स दैट अगर आपके पास एक नॉर्मल हैंड हेल्ड फ़ोन है तो आप उसमें नहीं गिने जाएंगे, जो ऑब्वियसली अभी तक मैक्सिमम इंडिया के जो लोग हैं जो रूरल एरियाज में, उनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर नॉर्मल फीचर फ़ोन्स होते हैं जिनमें कि MP3 प्लेयर या गाने बजते हैं। पर अभी तक स्मार्टफोन यूटिलिटी वहाँ ज़्यादा बढ़ी नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि 9% के आसपास और 31% के आसपास आपके अर्बन एरियाज में। ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा जो
रूरल एरियाज में है वो केरला का है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में लोएस्ट है और केरला में हाईएस्ट है। देखिए आप डेमोग्राफिक्स में पढ़ेंगे तो हमेशा केरला टॉप पर ही आता है। छत्तीसगढ़ में ऑफकोर्स जंगली एरिया ज़्यादा है, और ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर तो ऑलरेडी बहुत कम है डिजिटल लिटरेसी ट्राइबल लोगों के बीच में, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो लिटरेसी रेट है वो कम होने की पूरी आसार थे, और वही हुआ। और अर्बन एरिया में दिल्ली टॉप पर है, केरला नंबर 2 पर है, और एनएसएसओ का डाटा था, सॉरी एनएसएसओ डाटा, और लोएस्ट ऑफ कोर्स ट्राइबल पॉपुलेशन में। और कुकिंग फ्यूल का जो गैप है वो भी बहुत बड़ा है। अर्बन एरियाज में 76.4, ऑलमोस्ट 77% लोग कुकिंग फ्यूल एलपीजी यूज करते हैं, जबकि रूरल एरियाज में सिर्फ 15% लोग ही यूज करते हैं। अब देखिए आपको मुझे ऐसी 2 योजनाएं बतानी है जो बहुत महत्वपूर्ण है इसको लेकर। तो एक तो देखिए आपका उज्ज्वला है, और अब दूसरी योजना बताइए जो कि इसको काउंटर करती है। आपका होमवर्क हो गया कि 2 योजनाएं जो कि अर्बन रूरल में जो कुकिंग गैस है उसको स्प्रेड करने के लिए बनाई गई थी, अब बताइए, या फिर उससे रिलेटेड हो, सिलेंडर से या एलपीजी कनेक्शन से। और देखिए तो हमने एक तो फ्रॉग का कर लिया जिसका क्या नाम था, पोलकर और ट्री फ्रॉग, और हमने डिजिटल लिटरेसी के जो भी आपके फिगर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 9% अगर आप याद रखें, 9% और 30.2%, तो ये 2% याद रहेंगे तो आपको एसएज और मेंस के आंसर में बहुत मदद मिलेगी। और अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं घूम के कि क्या लिटरेसी रेट इंडिया की रूरल में इतनी 50% लोग डिजिटल लिटरेट हो चुके हैं या नहीं, तो आप फंस जाएंगे। उस फंसने से बचने के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक पॉइंट था जो डिस्कस करना था, हालांकि करंट अफेयर्स रिलेटेड नहीं है, एक कॉमेंट मैंने पढ़ा था जो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए। मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स में मेरा विश्वास रखता नहीं हूँ, पर किसी ने पूछा था कि आई थिंक शायद मेरे कंसर्न ना हो, फिर भी मैं रिप्लाई दे रहा हूँ उसका, कि अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रही है और आपको अक्सर लगता है कि भाई अब नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है, कुछ दिनों तक, फिर आप एक दिन बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो आपकी प्रिपरेशन क्या सही है या गलत है, या उसको कैसे ठीक करें। देखिए तो बेसिक पॉइंट ये है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आप सफल हों, पर आप उन्हीं दिनों में काम करेंगे जब आपका मन करेगा काम करने का, तो फिर आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, दैट यू हैव टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, यू हैव टू वर्क 365 days, यू हैव टू वर्क ऑन दोज डेज व्हेन यू आर नॉट रेडी टू वर्क। जिस दिन आप काम करना ही नहीं चाहते, आपको उस दिन काम करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। देखिए पॉइंट ये है कि हर बंदा अगर मूड में है तो वो पढ़ता है, ठीक है, कोई बंदा जो मूड में नहीं है वही पढ़ता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो पॉइंट इज, जब हम बच्चे, अगर मैं बेसिकली लड़कों की बात करूं तो क्रिकेट ऑलमोस्ट सब खेलते हैं, पर हर बंदा तेंदुलकर नहीं बन जाता है। इट डजंट टेक, यहाँ ही राहुल द्रविड़ बन जाता है। इट डजंट टेक ओनली टैलेंट, इट टेक्स हार्ड वर्क। मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत तब होती है जब धूप निकले और बच्चे खेल रहे हो, ठीक है। शाम को हर बच्चा खेलने जाता है। जो बच्चा दोपहर के 12 बजे लेके 5 बजे तक हफ्ते हफ्ते खेले घर वालों से लड़के, वही बच्चा जाके आगे तेंदुलकर बनता है, हर बंदा नहीं बनता, ठीक है। दैट इज अ प्राइम एग्जाम्पल। और एक और पॉइंट था कि जॉब अगर कोई छोड़ के प्रिपरेशन करता है तो देखिए ऐसी कई वेबसाइट्स हैं, मृणाल वगैरह पर भी कई लेक्चर्स हैं जो बताते हैं कि ऑफकोर्स जॉब में रहते हुए लोगों ने किया है, जॉब छोड़ के भी किया। तो पॉइंट इज, अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो क्या करें। देखिए एक बहुत पुराना फेमस फ्रेज था कि एक चाइनीज सेनापति अपनी सेना लेके अटैक करने गया था एक चाइना का एक आइलैंड पे। तो वो जब वहाँ उतरा तो उसका पूरा बेड़ा गया था, ठीक है। पूरे बेड़े से सिपाही उतरे, वो लोग कुछ लोग गए, कुछ दूर गए, तभी उन्होंने देखा पीछे से उस शिप में आग लग गई है, ठीक है। तो वो सारे लौट के वापस आए कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। तो उन्होंने देखा वो जो सेनापति था वो खुद ही पूरी बेड़े में आग लगा के आया था, क्योंकि वो मिशन बहुत खतरनाक था, आगे बहुत बड़ा राजा था। तो उसने कहा था देख भाई अब शिप जो है वो सारे जल गए, ठीक है, या तो तुम मरोगे, ठीक है, या तो तुम मारोगे, या तो हम जीत के वापस जाएंगे उनके पूरे बेड़े लेके, हम यहाँ से वापस जिंदा नहीं जा सकते। तो और उसने कहा था ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगे। दो चीजें होती है, एक डर जो उसके बाद आता है, ऑब्वियसली होता है, पर अगर आपको बहादुर बनना तो आपको पहले डराना चाहिए, ठीक है। आपके पास स्टेक्स इतने हाई थे उनके कि उन्होंने वो लड़ाई जीती थी, ठीक है। सिस्टम मुझे याद नहीं है, क्विंग जिंग कुछ ऐसे नाम था, आई डोंट रिमेंबर, पर इंपॉर्टेंट ये है कि उस बंदे की फौज ने वो जीता था, ठीक है। उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, दे कांट गो बैक। तो अगर आप अपनी जॉब छोड़ चुके हैं या कोई रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हैं सिर्फ इस प्रिपरेशन के लिए, याद रखिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू कांट गो बैक। और इन द एंड ऑफ डे अगर आपका कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता, तो आपको कम से कम नॉलेज होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज बहुत काम आती है। आपको नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ काम आएगी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसको लेके आगे बढ़े। और इस बात को निकाल दिए, अगर आपको आईपीएस आईएएस कुछ भी बनना है, तो पॉइंट इज आप दीपा कर्मा सॉरी लेट्स से छोड़िए, जो इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट था पिछला, अभिनव बिंद्रा, पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, उसके बारे में आप गोल्ड मेडल से पहले कितना जानते थे? मैं कुछ नहीं जानता था कि ऐसा पर्सन एग्जिस्ट करता है इस देश में। उस बंदे ने अपने पैसे देके खुद को ट्रेनिंग दी, ठीक है, और वो खुद ट्रेन हो गया, बरसों ट्रेनिंग ली,
मान लीजिए उस दिन उसका मेडल चूक जाता, वो चौथे पोजीशन पर आता, कर्माकर का एग्जांपल ले लीजिए, वो चौथे पोजीशन पर ही, काफ़ी ठीक है, उनको वो मणिपुर से आई, अब जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से आई, अब इतना बुरा हाल था, 10 साल 15 साल ट्रेनिंग, 3 बजे रात को उठना और एक मेडल के लिए, और वो मेडल आपको नहीं मिला तो आपकी कोई पहचान नहीं। ओके, अगर आपको देखना है तो आप देखिए, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं सालों लगाते हैं सिर्फ एक उसके लिए, होप होती है, उम्मीद कि वो अगर आप पालेंगे तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। तो याद वो रखिए कि टारगेट क्या है, ठीक है, टारगेट है, और टारगेट के लिए लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ना है तो उस टारगेट के लिए छूट गया तो छूट गया। देखिए, एक फेमस कोट है, जिंदगी से क्या डरना, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, तो एटलीस्ट यू विल हैव योर एक्सपीरियंस। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ज़िंदगी में कि आपको अनुभव लेना आना चाहिए, ठीक है। और बाकी तो पूरी जान लगाइए, क्यों नहीं होगा। आई डोंट थिंक आपको एक सीट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट 200 सीट भी कर दे, 100 सीटें भी कर दे, भाई बंदा आपको कितनी चाहिए, मुझे एक सीट चाहिए, तुम रखो 999 सीटें अपनी, घटा के कितनी करोगे, एक करोगे ना, तो मुझे एक ही चाहिए, मुझे दो नहीं चाहिए। आई विल फाइट फॉर दैट वन, ठीक है। और अगर आप यहाँ हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, कुछ ज़्यादा लेक्चर हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया क्लोन मिला है मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेपोसिफस ऑरियस का, जो कि कोचीन में एक मछली थी बेसिकली। ये सी फूड में काफ़ी यूनिक माना जाता है। तो ये मेथिसिलिन रेसिस्टेंट होता है, इसकी खास बात यही है। तो इससे क्या होता है कि एक MRSA जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है सी फूड एनवायरनमेंट में यहाँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, MSRA क्या होता है बेसिकली, अब इतनी लंबी फुल फॉर्म है, याद मत ही कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। MRSA जो भी एक है, ये एक बीमारियां फैलाता है, स्किन इन्फेक्शन से लेके आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सेप्टिसीमिया तक आपको हो सकता है, जो कि पोस्ट सर्जिकल कंटेमिनेशन से भी हो सकता है। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां बनाता है, और अगर आपको ये कई बीमारियों को लेकर रेसिस्ट कर देता है वो, क्योंकि कई राज्य के ड्रग्स का इस पर असर नहीं होता दवाइयों का, तो ये बहुत खतरनाक होता है। तो इमीडिएट थ्रेट है कंजम्पशन को लेके MRSA, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है मुद्दा, और ये हेल्थ कंसर्न है 1960 से लेके। देखिए, मैंने यूं ही ऐड कर दिया क्योंकि मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई थिंक स्टिल अगर आपको करना है तो उसको कर सकते हैं। ये फिशेस सी फूड चेन में स्टार्ट होने के बाद आगे बढ़ सकता है, तो इसको लेके थोड़ी सावधानी बरतनी होगी गवर्नमेंट को। आई थिंक मैंने आर्टिकल पर ध्यान नहीं दिया, सॉरी, कोई मिस्टेक होगी तो प्लीज़ माफ़ करें। आगे बढ़ते हैं। रशिया डिप्लॉयज फोर्सेज इन इजिप्ट में रशिया ने अपने फोर्सेज डिप्लॉय कर दिए हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इजिप्ट के पास लीबिया है, और लीबिया में अमेरिका के आर्म सेंटर्स हैं, और वहाँ पर उनके बेसिस हैं। तो स्पेशल फोर्सेज वहाँ लगाने के बाद देखिए, जिबूटी में ऑलरेडी चाइना लग चुका है, ठीक है। और जापान साउथ चाइना सी में अपना सबसे बड़ा नेवल बेस भेज रहा है। तो पूरी तरह का माहौल हर तरफ गर्माया हुआ है, और इससे क्या होगा कि ये बिड है सपोर्ट करने की लीबियन मिलिट्री कमांडर खलीफा हफ्तार को। ऑलरेडी सीरिया, सॉरी मैंने मैप से एक्सप्लेन नहीं किया, आई एम सॉरी, सीरिया का क्योंकि बार बार मुद्दा आएगा ही, हम फिर डिस्कस करेंगे, पहले भी किया ही गया होगा ये। सीरिया में जो असद की गवर्नमेंट थी उसको प्रॉक्सी सपोर्ट दिया था रशिया ने, और रशिया वहाँ से मिसाइल फायर कर रहा था इराक सीरिया के ऊपर। तो सीरिया में असद की जो फोर्सेस थी उनको रशिया ने सपोर्ट किया, थोड़ा बहुत हद तक चाइना ने सपोर्ट किया, और जो इनके खिलाफ के लोग थे उनको अमेरिका ने सपोर्ट किया, ठीक है। एट द एंड बीच में ISIS भी आ गया, ठीक है। तो फिर और इस ग्रुप को, ए ग्रुप जो कि रशिया द्वारा सपोर्टेड था, बी ग्रुप जो अमेरिका द्वारा सपोर्टेड था, और ये ISIS जो हमारा तीसरा ग्रुप है, इन दोनों को इससे दिक्कत थी, ठीक है। पर ये आपस में भी लड़ रहे थे, तो इसलिए ISIS की जंग बहुत लंबी चली, अभी तक अब उसको हटा नहीं पाए। हालांकि सीरिया से अब काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, इराक पे भी लगभग कंट्रोल हो गया। तो वहाँ कॉम्प्लिकेट हो रहा है सब मिडल ईस्ट पूरी। अब जितना ज़्यादा इशू बढ़ेगा उतना अमेरिका फंसता चला जाएगा, और क्योंकि रशिया की एक री इमरजेंस हुई है अंडर पुतिन की, फिर से वो अपने आक्रामक रुख को इख्तियार कर रहा है, तो काफ़ी एक खतरनाक मुद्दा हो सकता है। क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली, रशिया मिलिट्रली अगर सामरिक रूप से आपके सामने खड़ा हो जाता है तो अमेरिका के लिए समस्याएं बढ़नी जा रही है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी बहुत ही अच्छा नहीं कर रही है। तो चाइना और रशिया ऑलरेडी राइज पर है, रशिया एक रिसर्जेंस कर रहा है, चाइना राइज पर है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिका के लिए। और ये दिखाता है कि अफ्रीका, वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट हर जगह फंसा पड़ा, और ट्रम्प वहाँ पर राष्ट्रपति बन चुका है। तो हमें देखना होगा क्या क्या होता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए कि वहाँ पे एक रिवीजन कर लें आपकी। सीरिया में अगर लीबिया में हुआ है तो फिर अफ्रीका, यहाँ पे क्या क्या असर हो सकता है, उसका चोक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ का कन्फ्लिक्ट जोन है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया है जहाँ, तो सोमालिया में क्या इशू चल रहे हैं, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को छोड़िए आप, सऊदी अरबिया, ईरान के क्या इशूज़ हैं। आई गेस कोई एक वीडियो लेक्चर हुआ ही होगा पहले, इसने सब कुछ कवर किया होगा, ना हुआ तो शायद हम लोग कभी कर पाए तो करेंगे। एक न्यूज़ जो छूट गई थी, चेन्नई की टीम ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश की है, और
एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम बनाया इन्होंने जिससे इंडस स्क्रिप्ट को पढ़ पाएंगे, जो कि आर्टिफैक्ट से, सीन से, लेबोरेटरी से वहाँ। अब मुझे बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी है, ठीक है, आपको दिमाग में याद रखिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सबको याद होता है ऑलरेडी। उसके अलावा 6 और महत्वपूर्ण साइटें हैं, वो कौन कौन सी है, कहाँ पर आपको चूड़ियों के टुकड़े मिले, कहाँ पर आपको चावल के अवशेष मिले, कहाँ पर आपको ग्रेट बाथ मिला, कहाँ पर आपको डांसिंग गर्ल मिली, कहाँ पर प्रोटोशिवा मिला, प्रोटोशिवा की फिगर कैसी थी एग्जैक्टली। जैसे दिमाग में इंडस आए ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपके प्री के क्लियर होंगे। और मेंस में अगर गलती से हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया तगड़ा तो आपके 10 में से एटलीस्ट आई होप कि आपको 6-7 नंबर देने वाला दे दे किसी तरह। सो यू शुड हैव मेमोरी लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं। ये एल्गोरिदम करता क्या है, इमेज को स्कैन करता है और रिकॉग्नाइज करता है रीजन को इमेज की जहाँ पे स्क्रिप्ट है, ठीक है। उस जैसे आपका बेसिकली आज की डेट में जो बारकोड रीडर है इमेज में स्क्रिप्ट को डिफाइन करेगा और उसका जो इंडिविजुअल ग्राफीम्स होगा, ग्राफीम्स मतलब जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होगा स्क्रिप्ट का, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेगा, जो कि स्टैंडर्ड कॉपस जो डेटा का उसका है उससे उसको निकालेगा, ठीक है। कॉपस मतलब नॉर्मली भी होता है कि लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो लैंग्वेज का। तो जो स्टैंडर्ड कॉपस है उसमें से आप उसको निकालेगा कि लोएस्ट यूनिट है, इससे इसी जोड़ जोड़ के कुछ बना होगा, तो वहां से उसको आइडेंटिफाई करेगा। एल्गोरिथम एक डीप न्यूरल नेटवर्क्स के तहत आते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक क्लास है, डीप न्यूरल नेटवर्क्स। देखिए डीप न्यूरल नेटवर्क्स होते क्या है असल में, डीप न्यूरल नेटवर्क्स क्या करते हैं कि वैसे तो आप ड्राइविंग वगैरह हर जगह काम आते हैं, जैसे मैमल्स में एक विजुअल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, जो कि किसी भी फील्ड को ओवरलैपिंग रीजन्स में तोड़ता है, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसका बेसिक होल पिक्चर बनाने का वही तरीका है, तोड़ के अलग करेगा फिर जोड़ के बताएगा कि फेज क्या है। तो 3 बेसिक फेज होते हैं। पहले फेज में क्या करता है, जो इनपुट की इमेजेस होती है उनको सब इमेजेस में तोड़ता है, जहाँ केवल बेसिक टेक्स्ट ग्राफीम्स मतलब जो स्मॉलेस्ट उसका जो पार्ट होगा, जो उसका हिस्सा होगा उसको तोड़ेगा, और जो एरिया उस ग्राफीम्स में मैच नहीं करते, ठीक है, उसको हटा देगा। फिर जो ग्राफीम्स बचेंगे जिनको और छोटा करेगा वो, ताकि सिंगल ग्राफीम पीसेस निकल जाए। जैसे मान के चलिए एक जिगसॉ पजल है, ठीक है, जिगसॉ पजल में कूड़ा कचरा भी और आपका चेहरा भी है, तो वो क्या करेगा, पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा जहाँ पे स्किन कलर उसको मिल जाए एक तरह का। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। एक्सटर्नली जो पेड़ पौधे उसको हटा देगा, ठीक है, फिर वो एक कलर से आइडेंटिफाई करेगा, सही छोटे छोटे टुकड़े हैं, फिर उनको एक तरह पजल को पूरी तरह पूरा करेगा। और लास्टली जो सिंगल ग्राफीम्स होंगे, मान लीजिए अगर चेहरे का कई सारा फ्रेम छोटा छोटा है, तो उसमें से उस कलर के फ्रेम को इकट्ठा करके डिसाइड करेगा कि 417 सिंबल जो डिस्कवर हुए हैं कि अच्छा ये वाला जो फेस का स्ट्रक्चर है यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। आप तौर पे आप जैसा एक करेंगे किसी जिगसॉ पजल को लेके, उसी प्रकार से ये आपके सिंबल्स को करता है, सिंगल ग्राफिम्स में ले जाएगा तोड़ तोड़ कर, बाद में उनको मैच कराएगा जो 417 सिंबल्स मिले उनसे कि यहाँ से क्या निकल सकता है इसका मतलब। एंड देन यू यूज की वो एआई आपका यूज करके आपको एक स्क्रिप्ट देता है डिसाइफर करके इंडस की। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडस स्क्रिप्ट जो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, इस क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसमें कहते हैं बाइलिंगुअल टेक्स्ट है और प्राकृत तमिल से भी पुराना स्क्रिप्ट है, ये ऑब्वियसली पता ही है सबको क्योंकि इससे बहुत एग्जिस्ट करता था। और क्योंकि बाइलिंगुअल टेक्स्ट को लेके एक पॉइंट है जो कहा जाता था कि जैसे रोसेटा स्टोन एक जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में स्क्रिप्ट को करने के लिए क्या होता था कि एक स्टोन होता था जो कि इंस्क्रिप्शन रखता था कि भाई कि बॉटम में आपको मिलता था कि किस तरह का उसका एक नॉर्मल स्क्रिप्ट है, उसकी की है, ठीक है, जो आपकी डिसाइफर कर पाते थे। पर अगर आपके पास की नहीं है तो आप उसको डिसाइफर ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली क्या है, रोसेटा स्टोन नहीं है मतलब इंडस स्क्रिप्ट का भी आपके पास की नहीं है, द बेसिक थिंग। अदरवाइज दिस और होल जो ये पूरा ना भी फोकस करना चलेगा, बेसिकली उसे की नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। बेसिक थिंग्स दे विल आस्क यू कि इंडस की स्क्रिप्ट क्यों नहीं डिसाइफर हुई और स्क्रिप्ट को लेके क्या क्या था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसकी बात कर रहा है, जो कि जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क्स में ले जाके क्या तोड़ेगा, किस स्क्रिप्ट में तोड़ेगा, ये स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ रहा है। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, ठीक है, जैसे ग्राफीम को क्यों तोड़ रहा है छोटे यूनिट में, क्योंकि फिर उसको एक साइड वो करके पता कर पाए किस लोकेशन पे कौन सी लैंग्वेज किस सिंबल पे किस तरह से बन रही है। वो सारे स्टेटिक्स को एनालाइज करेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या बन सकता है, सारे हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू। तो आज का इतना ही। अब देखते हैं करंट साइंस एंड टेक में क्या। देखिए करंट अफेयर्स में मुझे ज़्यादा कुछ कई दिनों से मिल नहीं रहा, पीएबी की 2 ही न्यूज़ थी आज और इसमें इतना ही था क्योंकि पॉलिटिक्स ज़्यादा कवर कर रहा है, तो होपफुली आगे इंप्रूव होगा। साइंस एंड टेक स्टार्ट करते हैं। देखिए साइंस एंड टेक में एक 2-3 इंपॉर्टेंट इशू आज करेंगे। राइज ऑफ बायोसिमिलर्स। हमें पता है कि एक जेनेटिक मेडिसिन होती है, जेनरिक मेडिसिन सॉरी, और एक होता है बायोसिमिलर। बायोसिमिलर मतलब जो नाम से ही पता है, देखिए एक होते हैं बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, ठीक है,
कई सारी मेडिसिन की इंसानी या जानवरों के बैक्टीरिया यीस्ट से उनके सोर्सेज से बनाए जाते हैं, तो वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, ना कि केमिकल प्रोडक्ट्स। केमिकल प्रोडक्ट्स मतलब आपकी दवाइयाँ जो केमिकल से बनते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंसानों से या जानवरों से या फिर बैक्टीरिया यीस्ट से बनाए जाते हैं। तो ये कई ट्रीट करते हैं बीमारियों को, जैसे न्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। न्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, आपके बॉडी के सेल ही शायद आपको खाने लगते हैं सेल्स को, तो बोन्स को, तो वो बहुत खतरनाक होता है। फिर एनीमिया या सोरियासिस या अलग तरह के कैंसर्स के इलाज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिन्हें से किया जाता है। और देखिए बायोसिमिलर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको किसी भी देश का नेशनल रेगुलेटर पास कर देता है। देखिए आपने एक दवाई बनाई, लेट्स से दवाई एक्स बनाई कैंसर के लिए, ठीक है, एक्स इज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने क्या किया, कैंसर में मैं भी काम कर रहा था, ठीक है, मैंने भी एक डीएनए को दिया, उस पर रिसर्च किया, अच्छा ऐसा होता है, फिर मैंने एक वाई एक्स प्लस बनाया, मैंने एक वाई बनाया, ठीक है, वाई भी इसका इलाज करता है, ठीक है। इसका रेफरेंस पॉइंट एक्स है, मुझे इतना पता चला अच्छा एक्स से इलाज होता है, मतलब एक इंसान के इस मतलब एक लेट्स से एक बिल्ली की पूंछ से कुछ मिला मुझे, इसका इलाज होता है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा बिल्ली की पूंछ से मिलता है। आपने अमेरिका की बिल्ली की पूंछ को पकड़ा, मैंने जर्मनी की किसी बिल्ली की पूंछ से कुछ निकाला, उसकी मूंछों से कुछ निकाला, मैंने रिसर्च किया कि कैंसर का इलाज मिल रहा है। मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या था, ये एक्स था, पर ये इसकी नकल नहीं था, ठीक है, किसी और ऑर्गेनिज्म का कोई और पार्ट था जिससे मैंने इसका इलाज किया। तो प्रोडक्ट बायोसिमिलर था, जो मेडिसिन है वो बायोसिमिलर है, इफेक्ट बराबर है, सब कुछ बराबर है, प्रूव करूंगा, उसका मुझे लाइसेंस मिलेगा क्योंकि इट इज बायोसिमिलर। क्लिनिकली मीनिंगफुल डिफरेंसेस नहीं है, सेफ्टी मैकेनिज्म सेम है, तो मैं कहूँगा बायोसिमिलर है उसका सॉरी क्योंकि बायोलॉजिकल कंपोनेंट इसमें यूज हुआ है। अब देखिए बायोसिमिलर तो हमें पता चल गया, बायोसिमिलर जेनेरिक्स में क्या फर्क है। अब इसको जानने के लिए एक पॉइंट है बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स उन दवाइयों को कहते हैं जो कि लिविंग सेल से बनते हैं, ठीक है। लिविंग सेल से आपका बायोलॉजिक्स बने, ठीक है, जो अभी तक आपको एक्सप्लेन किया था। बायोलॉजिक्स से आपने का एक नकल करके आपने हमारा एक्स जो था वो असल में क्या था, बायोलॉजिक्स, ठीक है। फिर वाई से मैंने क्या बनाया इसका, बायोसिमिलर। ये सिमिलर है, ठीक है, उससे जैसा मिलता जुलता, पर वही नहीं है, ठीक, क्योंकि किसी और बायोलॉजिकल कंपोनेंट से कहीं और से बनाया गया है। रेफरेंस पॉइंट ये था, ये मैंने वाई इसका बायोसिमिलर बना दिया क्योंकि मैं उसी जानवर की पूंछ से वही चीज़ नहीं बना रहा उसका इलाज करने के लिए। आई एम गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो बायोलॉजिक्स से आप यही जो बीमारियां इनका इलाज करते हैं, और ये बायोलॉजिकली जो बायोसिमिलर वही है कि सिमिलर टू बायोलॉजिकल ड्रग्स है जो पहले अप्रूव की जा चुकी है, ठीक है। तो पता चलेगा बायोलॉजिकल क्या, बायोसिमिलर क्या, बायोलॉजिक्स से का सेम ड्रग आपने बायोसिमिलर निकाल दिया। पर जो केमिकल ड्रग होती है, लेट्स से एक पैरासीटामोल है, जो एक पूरी कौन सी ड्रग है, केमिकल ड्रग है, सेम कॉम्बिनेशन, ठीक है। 2 mg मैंने इसमें कोई दवाई डाली, 2 mg मैंने इसमें लेट्स से मैग्नीशियम डाल दिया, 2 mg इसमें कैल्शियम डाल दिया, तो मेरे एक दवाई बन गई जो ऐसा काम करती है। अब मैं क्या करूंगा, बहुत से बहुत प्रोपोर्शन चेंज करूंगा, प्रोपोर्शन भी चेंज नहीं करा, सेम प्रोपोर्शन में मैं केमिकल मिक्स करूंगा तो मेरी एक और दवा बन जाएगी, दैट इज ये जेनरिक मेडिसिन जो आप जिसकी हम बात करते हैं। तो वो जो मेडिसिन होती है वो होती है स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स होती हैं जो कि सिंथेसाइज की जाती है केमिकल से कंसिस्टेंट प्रोसेस के थ्रू, जहां पे हर पिल का सेम इफेक्ट होता है, हर पिल का सेम इफेक्ट होगा हर बार। तो आप इसको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और जेनरिक्स इजीली मैन्युफैक्चर हो जाता है। आपको पता है फार्मूला लगाया, केमिकल निकाला, बना दिया। पर जो बायोलॉजिकल ड्रग्स होते हैं वो लिविंग सेल से बनते हैं, तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि भाई जो दूसरा बैक्टीरिया कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। तो आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा हैवी होगा, ज़रा बिगर होगा, ज़रा लेस स्टेबल है वो, तो आपको स्पेशल हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर आपने पूरा रिसर्च किया तब जाके किसी और कॉम्पोनेंट से बनाया उसको, तो इसलिए वो कॉपी नहीं है जेनरिक ड्रग्स की तरह। इट इज समथिंग जहाँ की एक रेफरेंस पॉइंट था पर कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी बनी है, तो वो इसलिए जेनरिक नहीं कहलाएगी। केमिकली जेनरिक सेम रहते हैं और 100% सेम केमिकल कंपाउंड होते हैं, पर जो हमारे बायोसिमिलर से वो केमिकली सिमिलर कंपाउंड्स नहीं होते हैं। आई गेस मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि क्यों ये पायरेसी या आईपीआर रिजीम से ऊपर आने वाली बात है, ठीक है। बायोसिमिलर ऑलरेडी इंडिया बहुत काम कर रहा है और 8 कम से कम आई थिंक बड़ी मेडिसिन के बायोसिमिलर्स इंडिया में है, और बायोसिमिलर्स का वे है, ठीक है, अगला ज़माना बायोसिमिलर्स का ही है। अब बायोसिमिलर्स में करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं अमीनो एसिड की, और जिस प्रोडक्ट के लिए करना होता है उसका रेफरेंस डीएनए सीक्वेंस लेते हैं और फिर अब उसी सीक्वेंस को थोड़ा चेंज करके दूसरा डीएनए सीक्वेंस बनाते हैं, एक नया बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस सेम होती है पर वो एक जैसी नहीं होती, सेम सिमिलर है बट नॉट आइडेंटिकल, सेम प्रोसेस फॉलो नहीं किया, दूसरा डीएनए ब्लूप्रिंट निकाल के बना दिया, ठीक है।
डिफरेंस। जितनी आसानी से ब्लूप्रिंट बनता है जितनी आसानी से एक जेनरिक ड्रग का केमिकल फॉर्मूला मिक्स होता है, वैसे आपके बायोलॉजिकल ड्रग्स का जीएनए इम्प्रिंट नहीं बनता। याद रखिए चीज़ें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि बायोसिमिलर क्या है, क्योंकि बहुत बार रिपीट किया मैंने इसको, ठीक है, और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। आप इसको पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। हर मैन्युफैक्चर के यूनिक स्टेप होते हैं, सेल एक्सपेंशन के, सेल प्रोडक्शन के। देखिए हर एक जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स का अपना फॉलोइंग स्ट्रक्चर होता है अलग अलग। कैसे सेल एक्सपेंड करेंगे, कैसे क्रोमेटोग्राफी होगी, प्यूरिफिकेशन होगा, इसलिए वो पूरी से डिफरेंट होते हैं। तो सिमिलर नहीं होते। 10 साल के बाद भी आप ओरिजिनल के बाद दूसरा निकालते हैं, सिमिलर हो सकते हैं पर आइडेंटिकल नहीं हो सकते। यही बायोसिमिलर है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं समझ रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हीलिंग थ्रू सिल्क। सिल्क का इस्तेमाल करके आप घाव भरने की बातें चल रही है। देखिए सिल्क को लेकर एक प्रोटीन प्रोडक्ट बनेंगे जो कि ट्रेडिशनल ड्रेसिंग वुंड्स को जो इस्तेमाल किया जाता है उसको बदलेगा। और इसके क्या होगा कि ड्रेसिंग को आप जो कुकून्स, कट कुकून्स हो गए सिल्क वर्म के, वो निकालेंगे। जब कुकून से निकल जाते हैं वो, तो वो जो कोलेजन ड्रेसिंग अभी हम कर रहे हैं उसका एक बेहतर एक अल्टरनेटिव देना है। अभी हम क्या करते हैं, हीलिंग करने के लिए स्किन ग्राफ्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ट्रेडिशनली कुकून से क्या करते हैं, पहले हम पानी में उबालते हैं, फिर उनको निकाल देते हैं, स्किन वर्म मर जाता है, उनसे थ्रेड अलग निकल देते हैं। अब क्या करेंगे, फाइब्रोहील बनाएंगे। तो सेरिकेयर एक कंपनी है जो स्किन प्रोटीन, सिल्क का प्रोटीन यूज करेगी वाउंड की हील करने। सिल्क के अंदर जो प्रोटीन होगा आप उसको लगाएंगी, इसके अंदर ड्रेसिंग करेंगे आप, तो वो सिल्क का जो वॉर्म का या जो भी पार्ट आप यूज करेंगे प्रोटीन का, उसके बाद क्या होगा, वो नेचुरल टेंडेंसी होगी कि घाव भरने की, ठीक है। एक लिविंग सेल ग्रोथ होगी जो सिमुलेट करेगी सेल्फ ग्रोथ, क्योंकि वही प्रॉपर्टी सिल्क की होती है। सिल्क बनाने की इसकी प्रॉपर्टी है, एग्जैक्टली वही नहीं होगा, पर जो प्रोटीन वहां पर आप अप्लाई करेंगे ग्रोथ के लिए, वुंड को कवर करने के लिए, उससे खुद का सेल ग्रोथ बढ़ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। हीलिंग थ्रू सिल्क, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट है कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने सिल्क को लेकर। अब सिल्क कहाँ कहाँ कितना प्रोड्यूस होता है, मूंगा सिल्क कौन सा है, 3 तरह के सिल्क होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से सिल्क पाए जाते हैं, एग्जैक्टली आपकी जुबान पे होनी चाहिए। दिस इज योर प्रिपरेशन लेवल। इम्यूनोथेरेपी फॉर कैंसर एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट। इम्यूनोथेरेपी अभी हम किस पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, वो कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी को चेंज करके इम्यूनोथेरेपी आने वाली है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, जो सेल इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर आप उसको टारगेट करके मार देते हैं। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है, सेल का नेटवर्क, टिश्यूज का, बायोकेमिकल्स का, जो बॉडी को बचाता है किसी वायरस से, किसी से, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसी का इस्तेमाल करके, उसी प्रतिरोधक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए आपके सेल्स को मारा जाएगा। कैंसर सेल्स को मारा नहीं जाएगा, कैंसर को मारा जाएगा। इसके तहत क्या होता है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ा दी जाएगी कि वो खुद जाके उसको मार दे, ठीक है। हर जो इम्यूनोथेरेपी जो यूज होगी उसके अंदर एक ड्रग्स होगा जो कि फ्री इम्यून सेल्स, जो आपके प्रतिरोधक सेल्स है, उनको एक मैकेनिज्म देगा, चेक पॉइंट, ठीक है। वो कैंसर को इम्यून सिस्टम एक सिस्टम यूज करता है कैंसर, जिससे इम्यून सिस्टम बंद होता है, उसको ब्लॉक करने, उसको बंद करने से रोक देगा ये ड्रग, ठीक है। और इसे चेक पॉइंट ड्रग इसलिए कहते हैं क्योंकि जिमी कार्टर जो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उनको जब ये बीमारी हुई थी कैंसर की, तो उन्हें ऐसा ही कुछ किया था जो कि सर्जरी और रेडिएशन को मिक्स करके किया था, जिससे वो पूरी तरह से दोबारा उनको कभी मेलानोमा जो था उनके लिवर ब्रेन में फैल गया था, पर रिकरेंस नहीं हुआ था, दोबारा नहीं हुआ था। अक्सर क्या होता दोबारा हो जाता था क्योंकि उनकी इम्यून शक्ति बढ़ चुकी थी। तो इसे जिमी कार्टर ड्रग भी कहते हैं या फिर से मिरेकल ड्रग भी कहते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति थे तो तगड़ा खर्चा किया और ये सब किया, उस समय में उनका इलाज हो गया था। तो इसलिए पेशेंट्स काफ़ी टाइम से चेक पॉइंट ड्रग्स की डिमांड कर रहे थे। अब कुछ इसमें विकास हुआ है। तो होता क्या है कि इसमें टी सेल्स होते हैं जो नॉर्मली भी आपके होते हैं, तो टी सेल्स का यूज किया जाता है फाइट करने में। टी सेल्स एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, मतलब आपका प्रतिरोधक क्षमता के वो सिस्टम के वो हिस्से हैं जो कि अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को लेके, और कई फीचर्स आ जाते हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत काम आ सकते हैं। तो टी सेल्स क्या करता है, थ्रेट को जाता है, थ्रेड से टकराता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है और दूसरी जगह जाके मिल जाता है डिस्टेंट टारगेट साइट्स पे, ठीक है। और इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा रहती है, तो हमेशा अपने आप को याद रखते हैं कि अच्छा भाई ये वाला सेल जो है खतरनाक है, इससे ऐसे लड़ना है। तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट इनका कई सालों तक होता है ट्रीटमेंट के बाद भी, तो दोबारा रिकरेंस नहीं होता। इसलिए कार्टर ड्रग्स जो कहते हैं, जिमी कार्टर ड्रग, इसलिए कहते हैं कि जो यूज़ किया टी सेल, उसकी याददाश्त बहुत तेज थी सेल की, इसको कैसे इम्यून रखना है, कैसे लड़ना है इस सेल से वो पता है, तो एक अच्छा योद्धा बन के लड़ता चला गया है। टी सेल ट्रांसफर होता है पेशेंट के खुद के ब्लड से, फिर उसे टारगेट कर दिया जाता है कैंसर सेल को मारने के लिए, वो लेबोरेटरी में मल्टीप्लाई करता है और दोबारा उसको पेशेंट में डाल देते हैं। ये देखते हैं फिगर के थ्रू होता क्या है। देखिए टी सेल पेशेंट से निकाला, ठीक है, टी सेल को आइसोलेट किया, टी सेल के अंदर कैंसर लड़ने के लिए आपने सेल डाले, उसको बताया कि भाई कैसे लड़ा जाता है उससे, ठीक है। फिर मॉडिफाई हो गया, टी सेल्स को पता लग गया अच्छा ये टी सेल कैसे लड़ेंगे, फिर आप उस टी सेल ढेर सारे को
वो यूज़ करके फिर पेशेंट के अंदर डाल देंगे। तो अब जो नए टी सेल्स आए हैं उनको पता है कि अच्छा ये सारी बीमारियां ऐसी हैं कैंसर वाली, इनसे ऐसे लड़ना है। तो ये पहली जो ज़्यादा हो चुके हैं, कल्चर कर चुके हैं, इनको आप इसके अंदर डालेंगे तो वो खुद ही जाके लड़ेंगे उनसे। तो वो भी एक काम करता कैसे थे, सॉरी, जो ट्यूमर सेल है वो बाइंड करता है अपने आप को टी सेल से और डीएक्टिवेट कर देता है उसको, ठीक है। पर जो ड्रग है वो ट्यूमर सेल को डीएक्टिवेट करने से रोक लेती है और दोबारा वो ट्यूमर को नहीं काम करने देता। तो ये बेसिक ट्रिक है जिसको यूज़ करके आपको इम्यून किया जाएगा। पहले आपसे सेल लेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे और दोबारा आएगा और कैंसर फिर उससे नहीं हो पाएगा। बेसिक ट्रिक है। आज के साइंस एंड टेक के लिए इतना ही है क्योंकि लंबे इश्यूज थे। और एक मेरा पॉइंट था कि अगर मेरे हिसाब से मैंने साइंस एंड टेक ऑलमोस्ट ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अब काफ़ी वेग टॉपिक्स आएंगे एक बाय एक। कुछ मैं बायोटेक पे कवर करूंगा। तो अगर कुछ इन दो टॉपिक्स में, बायोटेक, इन्फोटेक और स्पेस रिसर्च में कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं जो मेरे से नहीं कवर हुए, तो जो आज के कमेंट सेक्शन है, मतलब आई थिंक 15 मार्च, वेबसाइट पे जाइए, 15 मार्च का जो लिंक होगा पीडीएफ या फिर पीडीएफ डाउनलोड का, उसके लिंक में कमेंट सेक्शन होगा। उस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालिए 3 दिन तक। मैं अब 18 को बनाऊंगा वीडियो जिसमें मैं जो भी आपके कमेंट्स होंगे कि ये टॉपिक करना है या फिर ये टॉपिक छूट गया है, तो मैं उस सबको कवर करने की कोशिश करूंगा। आई होप अगर मुझे 5-7 भी टॉपिक्स मिल जाते हैं तो मैं एक दिन वो सारा क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो सोर्सेस हैं उनसे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप अगर मैं बेहतर समझा पा रहा हूँ तो आपको। तो मैं 18 को करूंगा, तो उम्मीद करता हूँ 3 दिन तक कुछ टॉपिक्स मिल जाए हमें जो करने हैं। आई गेस तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक्स टू बैट्समैन बिगिंस, आई गेस, जिन्होंने कंपाइलेशन दी थी साइंस एंड टेक की पूरी। थैंक यू। अब देखिए पॉलिटी के 2 आर्टिकल करने, आर्टिकल 58 एंड 59। आर्टिकल 58 बहुत ईजी है। आर्टिकल 58 कहता है कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन कैसे होगी। प्रेसिडेंट क्वालिफाई करने के लिए पहली बात, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा, 35 से ऊपर एज होनी चाहिए। अब बताइए लोकसभा का मेंबर होने के लिए कितनी चाहिए, राज्यसभा कितनी चाहिए, मुझे आप क्लियर करिए। यही आपको पता होना चाहिए, बेसिक नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट को 35 से ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, अभी लक्ष्मीकांत खोलिए। तीसरी, वो मेंबर ऑफ हाउस से इलेक्ट होने के लायक होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। और एक ये है कि ये जो इलेक्शन के लिए खड़ा होगा प्रेसिडेंट का, उसका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। और ए पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का टेक्स्ट आपको पता ही है, एज पता ही है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं। आर्टिकल 59 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस, ये वही बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती है। एक कि आपका प्रेसिडेंट जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का या किसी भी स्टेट पार्लियामेंट का नहीं होना चाहिए। और अगर वो प्रेसिडेंट बनेगा तो वहाँ से उसको जिस दिन एंटर करेगा उसकी सीट खाली हो जाएगी। और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। कोई भी पेमेंट उससे जो ऑफिशियल रेजिडेंस की नहीं ली जाएगी, कोई एम्बुलेंस ली जाएगी, ठीक है। वो कहीं भी रहेगा, उससे कुछ किराया नहीं लिया जाएगा, खाना पीना उसका फ्री होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो भी एम्बुलेंस और अलाउंस होंगे प्रेसिडेंट के वो डिमिनिश नहीं किए जा सकेंगे उसके टर्म ऑफिस के दौरान। ये महत्वपूर्ण है कि कोई भी राष्ट्रपति अगर कार्यरत है तो आप उसकी जो तनख्वाह है, जो उसको फायदे मिलते हैं, उसको घटा नहीं सकते। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 52 में इतना ही है। होपफुली कुछ दिनों में अच्छे आर्टिकल स्टार्ट होंगे। तो अभी कल इतना ही। अपने क्वेश्चन, पीडीएफ और फीडबैक आप दे सकते हैं oles.com पे। देखने के लिए धन्यवाद।